ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजेश ठाकुर और आपका वीकली शो लेके हाजिर हूं। इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ जानी मानी हस्तियों से, कुछ अनजानी हस्तियों से, कुछ ऐसे चेहरों से, कुछ ऐसे लोगों से जिनका हमारे फिल्म इतिहास में बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। उनको हम जानते भी और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन उनका काम जो है इतना ज़बरदस्त है कि हम उनके काम को पहचानते भी हैं। आज जिस शख्स से, जिस स्क्रीन राइटर से, जिस लिरिसिस्ट से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, शायद ही उनके बारे में इतना ज़्यादा आपको पता है, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था अपनी तो मुझे भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और क्या कमाल के ये लिरिसिस्ट है। मे बी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया में इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, बस चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, उनका काम ही बोलता है। और ऐसे ही एक शख्स से, एक लिरिसिस्ट से और एक राइटर से आज मैं आपकी बातचीत करवाने जा रहा हूं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास बहुत पुराना है। एक ज़माने में हम गोल्डन एरा भी कहते थे। अगर हम संगीत की बातचीत करते हैं तो गोल्डन एरा का संगीत बड़ा कमाल का होता था। 80-90 में भी बड़े ज़बरदस्त गाने आए और आज मॉडर्न एरा में भी बहुत अच्छा गीत बनता है। गीत हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मेरा अपना मानना है कि गीतों के साथ हमारी ज़िंदगी जुड़ी होती है। बहुत सारी कहानियां हैं, आपकी भी है, मेरी भी है। कोई गीत जब बजता है तो उस गीत के साथ कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई किस्सा हमारे जहन में आता है। इस कदर गीत जो है हमारे अंदर बसे होते हैं। और गीतों की जब बातचीत होती है तो अक्सर हमारे जहन में उस फिल्म का हीरो आता है, मे बी गायक आता है और मे बी संगीतकार आता है, लेकिन बहुत कम क्रेडिट दिया जाता है गीतकारों को। अब ये बॉलीवुड का चलन कहिए या क्या है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन जो क्रेडिट मिलना चाहिए शायद हम गीतकार को नहीं देते हैं, लिरिसिस्ट को नहीं देते हैं। एक गीत को बनाने में, गीत की धुन बनाने से या गा देने से कोई गाना नहीं बन जाता है। गीत का जन्म होता है कहीं ना कहीं किसी की कलम से, और आज एक ऐसी ही कलम का हम जिक्र करने जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि बॉलीवुड के अगर हम ऑल टाइम जब से लेकर संगीत बना है और आज तक जितने भी लिरिसिस्ट की अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट में टॉप 5 लिरिसिस्ट का जिक्र करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि राजेंद्र कृष्ण का नाम वहां पे ऊपर जरूर आना चाहिए। अब हम में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि यार ये राजेंद्र कृष्ण कौन थे? आप सभी ने गाना सुना होगा, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। मैं जब स्कूल में था तो मैं स्कूल में एक प्रेयर गाया करता था। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। एक और गीत है, अगर देशभक्ति की हम बातचीत करते हैं, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। दर्द भरा गाना, चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। या फिर रिलेशनशिप की जब बातचीत आती है, हस्बैंड और वाइफ की बातचीत आती है, तो एक ऑल टाइम गाना है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। कितने लोग जानते हैं इस गीत को? या फिर मस्ती का गाना हो, मेरे सामने वाली खिड़की में, हैं जी, सुना है आपने सभी ने गाना। या फिर रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। जनाब फिलोसॉफिकल गाने इन्होंने लिखे, देशभक्ति के गाने इन्होंने लिखे। भजन की अगर हम बातचीत करते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तुनका और कौवा मोती खाएगा। ये जो लिरिसिस्ट थे, इनके बारे में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे। बड़े कमाल के लिरिसिस्ट है राजेंद्र कृष्ण, और जितना मैंने रिसर्च किया कल शाम को, बड़ा कम इनके बारे में मिला, लेकिन इनका जो काम है वो बड़ा कमाल का है। आज सिडनी में ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऐसे में आइए दोस्तों लिए चलते हैं हम आपको ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक शो में एक ऐसे सफर पर। उस सफर पे हमें क्या मिलेगा, कितने अनमोल मोती मिलेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि राजेंद्र कृष्ण कौन थे। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा तुम याद
धीरे से आजा री अखियन में, निंदिया आजा री आजा धीरे से आजा, छोटे से नैनन की बगिया में, निंदिया आजा री आजा धीरे से आजा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने लिरिसिस्ट, एक जाने माने लेखक, जिन्होंने फिल्मी गाने ही नहीं बल्कि बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग और स्क्रीन पे भी लिखे हैं। वो जो लिखते थे, जो भी उन्होंने लिखा है, उनके बोल लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे। बहुत से उनके गीत जो है वो अपने आप में मुहावरे बन गए हैं। उनकी फिल्मों के जो गीत है वो हमारी बोलचाल की जो भाषा है उसका आकार बढ़ाते हैं। हमारे एहसासों को जो व्यक्त करने का हमारा एक तरीका है, उस तरीके को एक नयापन देते हैं। याद कीजिए, आपने कितनी बार कहा होगा या कहीं पे सुना होगा कि गुमसुम खड़े हो जरूर कोई बात है। ये एक्चुअल में उनका लिखा हुआ एक गाना है कि गुमसुम खड़े हो जरूर कोई बात है। या कितनी बार आपने ये देखा होगा कि कोई लड़की ज्यादा होशियारी करती पाई गई तो उसे कहा गया था एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक मुहावरे के रूप में इसका भी इस्तेमाल किया गया हो। या फिर आपने शायद किसी को इम्प्रेस करने के लिए कभी कहा हो कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये जो सारे के सारे गाने हैं जनाब, ये लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही जाना माना लेखक, जिनके बारे में बहुत कम लोग बहुत कम जानते हैं। इवन अपने ज़माने में, आज की बात तो छोड़िए, जिस ज़माने में ये लिखा करते थे और क्या लिखते थे, एक तरीके से इनकी जो पर्सनैलिटी थी, इनके आगे पीछे गीतकार, संगीतकार, राइटर, प्रोड्यूसर घूमते थे, लेकिन उस ज़माने के लोग भी इन्हें नहीं पहचानते थे। ये अपने बड़ा लो प्रोफाइल इनका पूरा का पूरा जो था वो लाइफ रहा था। और आज दोस्तों हम आपको इनके बारे में बताएंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए। और मेरा अपना मानना है कि गए तो है ही नहीं। इनके गीत आज भी हमारे आसपास हैं। जिन शब्दों का, जिन भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि एक्चुअल में इन्होंने हमें दिए हैं। हमें पता भी नहीं है कब इन शब्दों का इस्तेमाल हमने शुरू किया, और दिए किसने हमें? राजेंद्र कृष्ण ने। आइए दोस्तों, ज़रा हम इतिहास में आपको लिए चलते हैं और लिए चलेंगे आपको 6 जून 1919 की तरफ। 1919 भारत जब अनडिवाइडेड था, अनडिवाइडेड भारत में आपको लिए चलते हैं। और जलालपुर जांटा में इनका जन्म हुआ, जो जगह आज पाकिस्तान में है। उस ज़माने में पाकिस्तान नहीं था, भारत एक ही हुआ करता था। तो उस तरफ हम आपको लिए चलेंगे और वहाँ से कोशिश करेंगे जानने की कि ये जो कमाल के हमारे लिरिसिस्ट हैं, कैसे ये इतने बड़े राइटर बने और इनकी कहानी क्या है। एक हमें आवाज न देना, देख हमें आवाज न देना, हो बेदर्द ज़माने, हो बेदर्द ज़माने। आज चले हम छोड़ के तुझको, दुनिया नई बसाने, ओ बेदर्द ज़माने। चमका शाम का पहला तारा, चमका शाम का पहला तारा, सबसे
1919 भारत में गुजरात की तरफ आपके लिए चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अनडिवाइडेड भारत में उस जमाने में गुजरात में एक जगह थी जलालपुर जाटा, जो कि अब पाकिस्तान में आती है। वहाँ पे दुग्गल परिवार रहता था। इनके पिता का नाम था जगन्नाथ दुग्गल और माता का नाम था पार्वती दुग्गल। 6 जून 1919 पार्वती और जगन्नाथ के घर पे एक लड़के ने जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया राजेंद्र कृष्ण दुग्गल। इनके 3 भाई और एक बहन थी। सबसे बड़े भाई थे माधोलाल, उसके बाद थे बनवारी लाल और तीसरे नंबर पर थे हरगोविंद। अच्छा, इनका जो बचपन था, या यूं कहिए कि हल्की फुल्की जो पढ़ाई थी उस ज़माने में, वो वहीं एक छोटे से टाउन में हुई थी। और वो ज़माना था कि उस ज़माने में जो आने वाले समय में काफ़ी सारे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर या मेरी लेखक या मेरी जो मैं लिखता हूँ उस पे हिंदी का और उर्दू का एक बहुत गहरा असर ये भी था कि उस ज़माने के कुछ बड़े जाने माने राइटर जैसे फिराक गोरखपुरी, अशान दानिश और हिंदी के कवि पंत और निराला जैसे कवियों का इनकी लेखनी पे बड़ा असर था। और बचपन से ही इन्हें कविता लिखने का, पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा, हुआ ये कि इनके बड़े जो भाई थे वो नौकरी की तलाश में शिमला मूव हुए थे। उस ज़माने में शिमला जो था वो भारत की राजधानी हुआ करता था, समर कैपिटल हुआ करता था। और काम धाम के मामले में ज़्यादातर लोग या तो कोलकाता जाया करते थे या फिर शिमला जाया करते। तो उस ज़माने में क्योंकि काम धाम ज़्यादातर सरकारी दफ्तरों का काम शिमला में हुआ करता था, इनके जो भाई थे वो शिमला मूव हो गए थे। अच्छा, काम की तलाश में और थोड़ा और फर्दर पढ़ाई की तलाश में ये अपने भाई के साथ शिमला मूव हो गए। इनके भाई चाहते थे कि छोटा भाई जो है थोड़ा और पढ़ाई कर ले, और वो चाहते थे पढ़ाई वाई करके थोड़ा क्लर्क वर्क की कोई जॉब वॉब मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन इनके अंदर बचपन से ही ये कविता का जो कीड़ा था वो इन्हें बचपन से ही काट रहा था, और इसलिए मन बहुत कुछ कहना चाहता था। डायरियों के पन्नों पर मन का उलझाव दर्ज किया करते थे। कविता, शायरी, गज़ल जहाँ कहीं भी होता था, ये उस तरफ इनका ध्यान बड़ा रहता था। तो उस वजह से इनके भाई जो थे थोड़े परेशान भी होते थे, और काफ़ी होते हैं ना जैसे बड़े लेक्चर झाड़ने में आगे होते हैं तो वो अक्सर कहा करते थे, अरे क्या रखा है इसमें, थोड़ा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। लेकिन इनका ध्यान कहाँ पढ़ाई की तरफ था, इनका ध्यान तो कहीं और ही था। और क्या कमाल के गाने लिखे हैं। अभी देखिएगा ये जो गीत है, कितनी सोच है इस गाने के पीछे, आप खुद ही सुनिए। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की
गठड़ी ढोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साजा, दूजा ना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। और ट्यून इंडिया रेडियो पे दोस्तों, मैं हूं राजेश ठाकुर आपके वीकली रेडियो क्लासिक शो के साथ। और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, बातचीत करवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी ज़िंदगी की किताब के पन्ने हमने खोले हैं और रिसर्च करने की मैं कोशिश कर रहा था इनके बारे में। बहुत कुछ मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन इनका जो काम है वो बड़ा ही कमाल का काम है। इतना ज़बरदस्त है कि इन्होंने 50 साल तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गाने भी लिखे और फिल्मों की कहानी भी लिखी और डायलॉग्स भी लिखे। 200 से ज़्यादा इन्होंने फिल्मों के गीत लिखे हैं, 100 से ज़्यादा फिल्मों के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि जानते हैं कि राजेंद्र कृष्ण एक्चुअल में थे कौन। आइए दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर शिमला की तरफ। और शिमला 30s में, ये लेट 30s की बातचीत है, राजेंद्र कृष्ण अपने भाई माधोलाल के पास शिमला में मूव हुए। अच्छा, शिमला का एक बड़ा यूनिक कल्चर है, क्योंकि मैं भी शिमला का रहने वाला हूं तो मैं रिलेट कर पाता हूं राजेंद्र कृष्ण के उस ज़माने से। शिमला में एक बड़ा यूनिक कल्चर ये है कि इवनिंग में, शाम को सभी लोग, जो शिमला टाउन के लोग हैं, वो सभी लोग शाम को बड़ा अच्छे कपड़े पहन के माल रोड पे टहलने को निकलते हैं। वो पूरा का पूरा रिज से लेकर और माल रोड का एक पूरा एक राउंड बनता है। और जो भी आपके यार दोस्त होते हैं, 8, 10, 15, 20,
हम तो 15-20 भी होते थे, उनके साथ आप वहाँ पे राउंड लेते हैं। और शिमला में बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस हैं, एक बड़ा यूनिक वहाँ का कल्चर है। कॉफ़ी हाउस में बैठ के आप अपने दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ या परिवार वालों के साथ इवनिंग वहाँ पे बिताते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि ये टेलीविज़न की वजह से और दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें आ गई, कल्चर थोड़ा ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी जब मैं शिमला जाता हूँ तो हमेशा मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो इवनिंग में मॉल रोड पे घूमते नज़र आते हैं। लेट 30s में यही कुछ राजेंद्र कृष्ण के साथ भी था। उनके भाई चाहते थे माधवलाल जो है पूरा अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़े लिखे और कोई सरकारी दफ्तर में काम धाम कर ले, लेकिन ये शाम को अपना कपड़े पहनने का इनको बड़ा शौक था, जो कि मे बी आई डोंट नो शिमला का शायद कल्चर इनके अंदर था। अपना जच वच के अपना माल रोड पे पहुंच जाते थे और जो लाइक माइंडेड लोग थे जिन्हें कविता का, गज़ल का लिखने का शौक था, उनके साथ बैठ के कॉफ़ी हाउस में बड़ा समय बिताते थे। अभी एवरीडे चले जाना शाम को मॉल रोड पे कॉफ़ी हाउस में बैठ के अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना और देर रात घर पे आना, तो ये इनके भाई को थोड़ा ठीक नहीं लगा और कहानी यहाँ तक पहुँची कि आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए दो भाइयों के बीच में। एंड अल्टीमेटली एक दिन इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। हालांकि लेटेस्ट स्टेज में इनके पिता के ने दोनों भाइयों के आपस में बातचीत करवाई तो आना जाना रहा, लेकिन काफ़ी समय तक ये एक दूसरे से ये वो घर छोड़ के चले गए थे। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जब आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके का होता है, घर से बार बार बोला जाता है, तो इन्हें लगा कि नहीं यार चलिए ज़रा इस तरफ भी देखते हैं। अब मुशायरे और जो भी शिमला में प्रोग्राम उसमें तो जाते ही हैं। और अल्टीमेटली इन्होंने जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है शिमला का, वहाँ पे इनको एक क्लर्क की जॉब मिल गई, जो कि इनके भाई भी चाहते थे। और एक और ज़िंदगी का जो मोड़ होता है हमारी ज़िंदगी में भी आया है, आपकी ज़िंदगी में भी आया है कि लड़का जब कमाने लगे, घर पे इनकम होने लगे, तो फिर शादी की बात होती है। एंड अल्टीमेटली इनकी मुलाकात करवाई गई सुमित्रा से और इनकी शादी हुई। और शादी के बाद ये अपने भाई के नेक्स्ट डोर मूव हुए। शिमला में नाबा में एक जगह है, उसका नाम है नाबा हाउस। आज भी वो घर शिमला में है। नंबर 10 नाबा हाउस में इनके भाई रहते थे और नंबर 11 नाबा हाउस में ये मूव हुए। और इनके जो पड़ोसी थे, आपको जान के हैरानी होगी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने विलेन मदन पुरी और अमरीश पुरी अपनी फैमिली के साथ इनके पड़ोस में रहा करते थे। ये शिमला उस ज़माने की बातचीत है। और इश्क था या कैसे इनकी शादी हुई ये हमें कहीं पे रिसर्च में नहीं मिला, लेकिन ऑब्वियसली इनके गीतों में जब कभी भी हम बहुत से इनके गीत, रोमांटिक गीत इतने सारे हैं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद इनका इश्क हुआ होगा और अल्टीमेटली सुमित्रा से इनकी शादी हुई। पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महक
का महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती। जिंदगी के बारे में कहा जाता है कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। और जिस तरीके से हमारी आपकी जिंदगी में भी बदलाव आए, वैसा कुछ ही शायद राजेंद्र कृष्ण की जिंदगी में भी था। अब शादी हो गई, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, काम धाम पे जाते थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सुबह निकले, अपना क्लरिकल का काम धाम किया, शाम को घर आते थे, वक्त अपने परिवार को भी देते थे। और इनके घर पे एक नन्ही सी बिटिया ने जन्म लिया, उसका नाम रखा गया प्यारी। लेकिन इसके साथ साथ ये जो इनका लिखने का शौक था वो इन्होंने छोड़ा नहीं। बहुत से हमारे कितने साथी होंगे शायद जो हमें फ़िलहाल सुन रहे हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे लेकिन लाइफ ने यू टर्न मारा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, और फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में पता नहीं कितनी हमारी अधूरी ख्वाहिशें, अधूरे सपने जो हम करना चाहते थे कहीं गुम हो गए। शायद हम वैसे फाइटर नहीं थे जैसे राजेंद्र कृष्ण थे कि इन्होंने लिखने का जो काम था वो लिखते थे। इनके बारे में कहते हैं कि इनके जो ऑल टाइम क्लासिक, जिसे हम टाइमलेस सॉन्ग्स भी कहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते, अमर गाने हैं, इनके जानने वाले कहते थे कि ये 15-20 मिनट में ही गाना लिख देते थे। और जब भी इन्हें मिलता था कागज़ का, कोई भी कागज़ है, कागज़ के पीछे का जो खाली हिस्सा होता है, तो वो उस पर कुछ ना कुछ लिख देते थे। पता नहीं कितने कागज़ जो है शायद वक्त की आंधी में कहीं गुम भी हो गए हैं, कितने ऐसे गीत होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे गीत हैं जो कि शायद कहीं माचिस की डिबिया पे, सिगरेट के पैकेट पे, या कहीं लिखे हुए कागज़ में थोड़ी सी खाली जगह पे इन्होंने गाने लिखे हैं। ऐसे कमाल के ये राइटर थे। अच्छा,
परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, घर का काम धाम भी था, लेकिन उसके बावजूद शिमला में जब भी कोई मुशायरा होता था, जब भी कोई शेर व शायरी, गज़ल, कविता की बातचीत होती थी, तो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे राजेंद्र कृष्ण ना पहुँचे हो। उस ज़माने में ऑल इंडिया लेवल का शिमला में एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ करता था, क्योंकि भारत उस समय डिवाइड नहीं था, तो सारे जो टॉप के हमारे राइटर थे, उर्दू के, हिंदी के, भारत के अलग अलग हिस्सों से, इंक्लूडिंग अब तो पाकिस्तान है, वहाँ से भी वो शिमला में आते थे। वो ऑल इंडिया का एक मुशायरा हुआ करता था। और 1945-46 आज़ादी से लगभग कोई 1.5-2-3 साल पहले शिमला एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ, और पूरे हिंदुस्तान से जो बड़े बड़े शायर वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो राजेंद्र कृष्ण, जो कि शिमला के रहने वाले थे और जाने माने वहाँ पे लोकली ने जाना जाता था, इन्हें भी अपनी गज़ल पढ़ने का वहाँ पे मौका मिला। अच्छा, जब इन्होंने वहाँ पे गज़ल पढ़ी तो बड़ी ज़बरदस्त उन्हें दाद मिली। हुआ ये कि उस ज़माने के एक बहुत बड़े राइटर जिगर मुरादाबादी जो थे, वो मंच पे थोड़ी देर में पहुँचे। तब तक ये अपना जो भी इनकी जो गज़ल थी, गज़ल का जो मतला था, वो पढ़ चुके थे। और जब वहाँ पे पहुँचे तो जिगर मुरादाबादी को वहाँ पे जो दूसरे साथी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि जनाब, आपने इस नए शायर के गज़ब के शेर मिस कर डाले। बड़ा कमाल का इन्होंने लिखा था, पढ़ा था, मज़ा आ गया। तो जिगर साहब ने, जो कि बहुत जाने माने रिस्पेक्टेड राइटर थे उस ज़माने में, उनसे कहा कि उस नौजवान शायर से कहा कि आप ज़रा हमारे लिए वो शेर दोबारा से पढ़ दें। तो उन्होंने सिर्फ उनके लिए मतला पढ़ा। लिखा क्या था उन्होंने, कुछ इस तरह, वो मेरे पास आए बैठे हैं जैसे आग से दामन बचाए बैठे हैं। और वो जो उन्होंने लिखा था, उसे सुनकर जिगर मुरादाबादी ने जिस तरीके से अपने सर को लाया, जो दाद दी, राजेंद्र कृष्ण कहते थे कि मेरे लिए वो एक तरीके से बड़ा ज़बरदस्त रिकॉग्निशन था। मुझे ऐसा लगा कि इतने बड़े राइटर ने अगर कहा है कि वाह क्या लिखा है, तो फिर तो भारत में लोग बाग मुझे अपनाएंगे, क्यों नहीं अपनाएंगे। और वहीं पे कहीं ना कहीं इनके जहन में ये बात आई कि यार, मुझे जो है ये राइटिंग मैं सबसे अच्छी करता हूँ, और मैं ये जो क्लरिकल की जॉब कर रहा हूँ, तो क्या ये ठीक है। बस एक जो असमंजस होता है ना इंसान की ज़िंदगी में, वो भी इनकी ज़िंदगी में चल पड़ा। एक तरफ परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बेटी भी घर पे थी, और साथ में वो जॉब चल रही थी, लेकिन ये जो अगर राइटिंग करनी है, कुछ लिखना है, तो शिमला से कुछ नहीं होने वाला था। एक जगह है, उस जगह का नाम है मुंबई, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं। सो इसी कश्मकश में थे कि हम क्या करें। काफ़ी वक्त शायद उन्हें लगा होगा ये डिसीजन लेने में कि मुझे मुंबई जाना है। और अगर वो मुंबई नहीं आते तो कितने सारे ऐसे गीत हैं, कितने सारे इस गीत हैं जो आज शायद नहीं होते। प्यार में जलने वालों को
दर्द भरे गाने भी राजेंद्र कृष्ण ने बहुत बढ़िया लिखे हैं, देशभक्ति के गाने लिखे हैं, भजन लिखे हैं, और वहीं पे मस्ती के गाने अगर हम कहें तो आई थिंक बॉलीवुड की शुरुआत उनके बहुत सारे गानों से होती है। और गाने क्या है जनाब, कुछ एक गीत, शायद हमारी सिचुएशन कभी कुछ ऐसी बनती है और सिचुएशन से भी गाने निकलते हैं। जैसे कि फ़िलहाल उनकी सिचुएशन अभी ये बन रही थी कि उन्हें मुंबई जाना था। एक गाना है उनका लिखा हुआ, बड़ा कमाल का है, शायद आप सभी ने सुना है, लता जी ने गाया है कि जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, रुखसत के वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, उन आंसुओं से हमने फसाने बना लिए, दिल को मिले जो दाग जिगर को मिले जो दर्द, उन दौलतों से हमने खजाने बना लिए, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए। जाने की बातचीत हो रही थी तो अल्टीमेटली राजेंद्र कृष्ण ने ये जो जिगर मुरादाबादी का उन्हें बड़ा ज़बरदस्त दाद मिली थी, इस दाद को लेते हुए इन्होंने कहा कि यार मेरी तो डेस्टिनी कुछ और है, मेरी तो दुनिया कुछ और है, और घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर परिवार में जो कुछ भी काम धाम वो करते थे, उन सभी चीज़ों से उन्होंने कहा कि मुझे कहीं और जाना है, मुझे कुछ और करना है। और अपने बड़े भाई माधोलाल जो कि हमेशा उनके साथ रहे थे, और यहाँ पे भी वो वक्त आया था कि उन्होंने कहा कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मैं जा रहा हूँ मुंबई नौकरी छोड़ के। सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी बात होती थी, और अपनी धर्मपत्नी और बेटी को आपके पास छोड़ के। माधोलाल की उस ज़माने में जो सैलरी थी वो सिर्फ 40 रुपए की हुआ करती थी। कहते हैं कि माधोलाल भी लिखने का बड़ा शौक था, शायद घर परिवार में जीन्स में भी होती है ये चीज़, वो भी लिखा करते थे। और वो नहीं चाहते थे, उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि यार दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, तुम अपनी सरकारी नौकरी छोड़ रहे हो, तुम्हारी एक पत्नी है, तुम्हारी एक बेटी है, और तुम कह रहे हो कि मुझे बॉम्बे जाना है, देखभाल कौन करेगा, क्या करेगा। खैर हुआ ये था कि इन्होंने अपने भाई के लिए एक कहानी लिख के छोड़ी थी, और माधोलाल ने जब उस कहानी को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि उनके भाई जो है वो कितना कमाल का लिखते हैं, और उनके अंदर एक बहुत ही कमाल का राइटर है। और इस वजह से उन्होंने भाई को जाने दिया, और उनकी धर्मपत्नी और बेटी का उन्होंने ख्याल उनके पीछे रखा। अब कहते हैं ना, मुंबई जो है वो सपनों की नगरी है, बहुत से लोग वहाँ पे आते हैं, तकरीबन एवरीडे वहाँ पे आते हैं। ऐसे में लगभग आई थिंक आज़ादी के कुछ एक आध साल पहले राजेंद्र कृष्ण भी पहुंच गए सपनों की नगरी मुंबई, इन उम्मीदों के साथ कि वहां वो पहुंचेंगे और गीत लिखेंगे, और गीत दुनिया भर में बड़े मशहूर होंगे। मेरा सलाम ले जा, दिल का प्याम ले जा, उल्फत का जाम ले जा, उड़ने खटोले वाले राही, उड़ने खटोले वाले राही। मेरा सलाम ले जा, दिल का प्याम ले जा, उल्फत का जाम ले जा, उड़ने खटोले वाले राही, उड़ने खटोले वाले राही। उड़ने
हमारे आने वाले कल में क्या है ये कोई नहीं जानता है। ये कन्फ्यूजन हमेशा हमारे जहन में रहता है जब भी हम आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, लेकिन आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं। और कुछ ऐसा ही राजेंद्र कृष्ण के जहन में भी था। 100 रुपये अपनी जेब में डाल के ये शिमला से चल पड़े एक ऐसे अनसर्टन फ्यूचर की तरफ जिसके बारे में कुछ पता नहीं था कि कल क्या कुछ होने वाला है, और पहुंच गए सपनों की नगरी मुंबई, जहां पे हिंदी फिल्में बनती थी और जो भी बड़े बड़े राइटर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, स्क्रीन प्ले लिखने वाले थे, फिल्में लिखने वाले थे, वो मुंबई शहर में रहते थे। अब मुंबई शहर में पहुंच तो गए थे और पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था, और जैसे कि अक्सर होता है तकरीबन एवरीडे सुबह उठ के किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस में पहुंच जाते थे काम की तलाश में। लेकिन प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आती है, वो प्रॉब्लम्स इनके पास भी आई, इन्हें भी फेस करनी पड़ी। इनिशियल स्टेज पे पहले 1.5-2 साल तक इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया कि कभी कभी इनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। एंड अल्टीमेटली ये छोटा मोटा काम करना शुरू किया। अब इतना बड़ा राइटर, काम धाम शिमला में अच्छा चल रहा था, सारा छोड़ छाड़ के कि मुझे तो गाने लिखने हैं और मुझे गाने जो है वो दुनिया को सुनाने हैं, बताने हैं, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। लेकिन मुश्किलें, अब कोई काम नहीं दे रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो जुराबे, सॉक्स और रुमाल होते हैं, हैंकरचीफ, ये होलसेल में ख़रीदते थे खूब सारे। जो भी है 15-20 रुमाल खरीद लिए, 25-30 जुराबे खरीद ली, मोजे, और फिर उनको वो अपना पैडल पे, साइकिल पे ले जाके गली गली बेचते थे। और इस तलाश में एवरीडे सुबह शाम पहुंच जाते थे किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस में कि उन्हें काम मिले, और बाकी वो यही काम करते थे। तो इनिशियल स्टेज पे इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों में जाना पड़ा। और उन दिनों में जो उन्होंने दोस्त बनाए थे, जिन्होंने उनकी हेल्प की थी, पूरा ज़िंदगी उन्हें वो कभी भूले नहीं। लेटर स्टेज में कहते हैं, बाद में खैर इनका सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ये वन ऑफ द रिचेस्ट लिरिसिस्ट भी रहे। परिवार को उन्होंने काफ़ी समय बाद मुंबई वापस बुलाया है। कहते हैं कि एक बार ये घर पे बैठे थे, इनके भाई साहब उस ज़माने में मुंबई आए थे, तो वो उनका सब ठीक ठाक हो गया था, काम धाम था, गाड़ियाँ अच्छी थी, कार था, बंगला था। इनके घर पे एक आदमी आया और उसने रिक्वेस्ट किया कि उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। बिना कुछ सोचे समझे उस ज़माने में इन्होंने 10,000 रुपये उस आदमी को दिए। तो इनके भाई ने पूछा उनसे कि यार ये कैसे आपने इतने पैसे इस बंदे को दे दिए? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपको पता नहीं है, मुंबई में जब मैं नया नया आया था, काम धाम मुझे नहीं मिलता था और भूख लगती थी तो मैं इनका दरवाज़ा खटखटाता था और मुझे मुफ्त में ये खाना खिलाते थे। इनका एहसास जो मेरे ऊपर है वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। 10,000 रुपये तो कुछ भी नहीं होते जनाब। तो ऐसे थे हमारे राजेंद्र कृष्ण भैया। आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे। अरे बाबा, किसी भी जमाने की सुनाओ, मगर सुनाओ जरूर। सियावर रामचंद्र की जय। हे जीरे, हे जीरे, हे जीरे, हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे, हे जीरे। सिया ने पूछा, भगवन, कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी।
अपनी अपनी मनमानी मनमानी है जिसके हाथ में होगी लाठी जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा हे रामचंद्र कह गए सिया से सुनो सिया कल जुग में काला धन और काले मन होंगे काले मन होंगे चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे निर्धन होंगे है जो होगा लोभी और भोगी जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा हे रामचंद्र कह गए सिया से मंदिर सूना सूना होगा भरी रहेंगी मधुशाला मधुशाला पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला घर की बाला है कैसा कन्या दान पिता ही कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा हे रामचंद्र कह गए सिया से रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा हे जीरे जीरे हे मूरख की प्रीत बुरी जुए की जीत बुरी भूरे संग बैठ चैन भागे ही भागे हे काजल की गोटरी में कैसो ही जतन करो काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई काजल का दाग भाई लागे ही लागे हे जीरे जीरे कितना जती हो कोई कितना सती हो कोई कामनी के संग काम जागे ही जागे ए सुनो कहे गोपी राम जिसका है नाम काम उसका तो फंद गले लागे ही लागे रे भाई उसका तो फंद गले लागे ही लागे हे गिरे हे गिरे
ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक में दोस्तों मैं हूं राजेश ठाकुर आपके वीकली रेडियो क्लासिक शो के साथ। और आज हम जिस शख्स की बातचीत कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही कमाल के लिरिसिस्ट जिनके बारे में बड़ा कम मैगजीन में भी लिखा है। ज़िंदगी की किताब को हमने खोला तो है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो कुछ हमें मिला है, लेकिन इनके गीतों के ज़रिए हमें बहुत कुछ इनके बारे में पता चल रहा है और क्या कमाल की ये पर्सनैलिटी थे और क्या कमाल के ये राइटर थे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा अध्यापक ज़िंदगी में होता है वो होता है हमारा बुरा वक्त। हम सभी की ज़िंदगी में आता है, बड़ा कुछ हमें सिखा के जाता है। अपने कौन है, पराए कौन है, कैसा हमने ज़िंदगी में सीखा, क्या हमने किया। और ऐसा ही बुरा वक्त आई थिंक राजेंद्र कृष्ण का भी था। ये जगह जगह घूम रहे थे काम की तलाश में, कोई ने लिखने का काम दे, बहुत बढ़िया लिखते हैं, सभी को बताते थे, लेकिन नहीं मिल रहा था। वहीं पे चिंता भी थी। पीछे घर पे शिमला में अपनी बीवी को छोड़ के आए थे, अपनी बेटी को छोड़ के आए थे, परिजनों से इनका पूरा लगाव था, वो सभी लोग वहाँ पे रहते थे। लेकिन इस बीच इन्होंने अपना जो फोकस था वो नहीं छोड़ा था। ये बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। आपने जो भी कुछ करना है, अगर आप उसकी तरफ अपना कदम हमेशा बढ़ाते रहें तो एक दिन मंजिल पे पहुंचेंगे ज़रूर। और ऐसा ही कुछ 1947 लगभग देश आज़ादी के बाद इनकी ज़िंदगी में भी एक बदलाव आया और इन्हें एक फ़िल्म की कहानी लिखने का मौका मिला। फ़िल्म का नाम था जनता। और उसी साल एक और फिल्म आई जिसको किशोरी शर्मा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का नाम था जंजीर और उस फिल्म के इन्होंने गाने भी लिखे। राजेंद्र कृष्ण की जिंदगी में एक और बहुत बड़ा मौका आया और मौका था जहां पे इन्होंने एक बड़ा अमर गाना लिखा। भारत की आज़ादी के बाद महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु के बाद या उनकी हत्या के बाद इन्होंने एक गाना लिखा। गाना था सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। गांधी जी के जीवन पर आधारित गीत था जिस पर बापू की हत्या के बाद पूरे देश ने करुणा स्वर में गाया था। राजेंद्र कृष्ण ने भारत के रूंधे हुए गले को आवाज दे दी और पूरे भारत इस गाने की ताल पे रो पड़ा। घर में, आंगन में, भारत में, गलियों में, सभी जगहों पे ये गीत उस जमाने में इतना ज्यादा गूंजा और राजेंद्र कृष्ण ने भारत की सामूहिक चेतना को एक आवाज दी और एक रिकग्निशन जो एक राइटर चाहता है, राजेंद्र कृष्ण को इस गीत के वजह से मिला। 1948 में फिल्म आई प्यार की जीत और उसमें एक सुरैया ने गाना गाया था और वो गाना भी रातों रात लोकप्रिय हुआ, एक तरीके से भारत का लोकगीत बन गया। गाना था तेरे नैनों ने चोरी किया रे मेरा छोटा सा जिया परदेसिया। सुरैया उस जमाने की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उन्हीं की आवाज़ में ये गाना था। और उसके बाद एक और बहुत ही मशहूर गाना इन्होंने लिखा कि चुप चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है। लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाज़ में ये गीत था और एक तरीके से ये युवाओं को दीवाना कर गया। और 1951 में एक और फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बहार और उस फिल्म ने शमशाद बेगम ने गाना गाया था सैया दिल में आना रे आके फिर ना जाना रे छम छमा छम छम। ये जो प्रेमिकाएं होती हैं अपने पार्टनर को रिझाने के लिए एक तरीके से ये गाना बड़ा मशहूर हुआ। ये वो गीत है जो कि राजेंद्र कृष्ण ने अपने इनिशियल स्टेज पे लिखे थे। और आज जब हम रिमिक्सेस की बात करते हैं, पुराने गानों को जिंदा करने की बात करते हैं, तो यही गीत कहीं ना कहीं हमारे आसपास आज भी गूंजते हैं। 1953 में अनारकली में इन्होंने बड़े कमाल के गाने लिखे और एक गाना तो इतना ज़बरदस्त था, बड़ा मशहूर हुआ कि ज़िंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे छोटी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। ये जो गीत है आज कहीं भी जब बजते हैं ना रेडियो पे तो हमारे कदम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। आइए एक और गीत है जो थोड़ी देर के लिए कदम तो आपके जरूर रोकेगा। हसरतों
खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए यूं हसरतों के राजेंद्र कृष्ण ने अपनी जिंदगी को हमेशा ही बड़ा लो प्रोफाइल रखा। उनके गीत एक के बाद एक मशहूर होने लगे और उस जमाने में ये 50s में पहुंचते पहुंचते एक बड़े कमाल के राइटर बन गए और लोग सिर्फ ये जानते थे कोई राजेंद्र कृष्ण है, लेकिन इनकी तस्वीर में कोई ज़्यादा पहचानता नहीं था। ये मीडिया से थोड़ा दूर भी रहते थे। 1954 में एक फिल्म आई, फिल्म का नाम था नागिन, और उसके गीत जो थे वो रातों रात ऑल टाइम जो हिट गाने होते हैं उस तरफ चल पड़े। जैसे मेरा मन डोले मेरा तन डोले, या फिर एक और उसी फिल्म का गाना है मेरा दिल ये पुकारे आजा, या जादूगर सैया छोड़ो मेरी मोरी बैया, अब हो गई आधी रात अब घर जाने दो। आज भी हमारे पसंदीदा गीतों में इन गीतों का नाम है। 1957 में फिल्म आई थी देख कबीरा रोया, उस फिल्म का एक गाना था कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। इसी साल एक और फिल्म आई थी गेटवे ऑफ इंडिया, और उसका गाना था सपने में सजन से दो बातें की, एक याद रही एक भूल गए। एक और फिल्म आई थी भाभी, और उस फिल्म का गाना इतना मशहूर हुआ गाना था चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। ऑल टाइम जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के क्लासिक गानों का जब भी जिक्र होगा तो उसमें ये गाना जरूर आएगा। तो 50s में बड़े कमाल के इन्होंने गाने दिए, वहीं पे 60 में भी एक से बढ़कर एक इनकी फिल्में आई। 1961 में फिल्म आई थी संजोग, उसका गाना था वो भूली दास्तान लो फिर याद आ गई। 1962 में एक और फिल्म आई थी मनमौजी, किशोर कुमार की आवाज़ में एक बड़ा ही अड़हड़ अंदाज का उसमें गाना था कि ज़रूरत है ज़रूरत है ज़रूरत है एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की। आज भी वो गाना उतना ही मस्ती भरा नज़र आता है हम सभी को। 40s और 60s में अगर हम बातचीत करते हैं इनकी शोहरत की, तो बड़ा ज़बरदस्त इनको शोहरत मिली, और इतनी शोहरत थी कि प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स, डायरेक्टर्स, कंपनीज, कंपोजर, बड़े बड़े स्टार्स, मेगा स्टार अब राजेंद्र कृष्ण की तलाश में रहते थे। और उनकी ख़ास बात ये थी कि ये उस ज़माने के जो दूसरे उनके जो टॉप के हमारे राइटर्स थे, ये उनसे बिल्कुल कम्प्लीटली अलग थे। ढूंढना पड़ता था भीत में, उन्हें जानना पड़ता था कि कौन है, पूछना पड़ता था कि कौन है। इतने कमाल के ये राइटर थे, लेकिन उतनी ही डाउन टू अर्थ ये पर्सनैलिटी भी थे। और जैसे कि इनके जहन में एक और चीज़ थी, और वो ये चीज़ थी कि उनका परिवार जो कि था शिमला में, और जब भी वक्त मिलता था ये शिमला जाते रहते थे। और अल्टीमेटली इन्होंने पूरे अपने परिवार को, फैमिली को, इंक्लूडिंग ब्रदर्स, सभी को मुंबई बुला लिया, क्योंकि अब इनके पास इतना धन था, इतना काम था कि ये अकेले ही पूरे परिवार का, सभी लोगों का की देखभाल कर सकते थे। अरे हे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक
एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। राजेंद्र कृष्ण ने अपने पूरे परिवार को शिमला से मुंबई लेके आए थे और अपने हार्ड पीरियड के बाद जब थोड़ा सा सक्सेस उन्हें मिला तो हमेशा वो शिमला जाते भी थे जब भी वक्त मिलता था। और जैसे जैसे उनका सक्सेसफुल करियर आगे बढ़ता रहा, ये अपने परिजनों को लेके मुंबई आ गए। और उनके जाने के बाद बहुत सारे उनके जो नीसेस नेफ्यू जो आगे उनकी जनता थी वो बताती थी कि किस तरीके से ये हमें मुंबई की सैर करवाया करते थे। खाने पीने के बड़े शौकीन होते थे और अक्सर ये कहा करते थे कि यार जो खाना जो फ्रेश वेजिटेबल्स नॉर्दर्न साइड पे मिलता है यहाँ पे ज़रा मुंबई में मज़ा नहीं है। तंदूरी रोटी के बड़े शौकीन थे। और इनके बच्चे आगे बताते हैं कि किस तरीके से वो उन्हें मुंबई के दर्शन कराने के लिए ले जाया करते थे। राजेंद्र कृष्ण की अगर हम बातचीत करते हैं तो उनके गीतों में तो कमाल था, एक से बढ़कर एक उनके गाने थे। और एक और उन्हें बड़ा शौक था और वो शौक था उन्हें घोड़ों की रेस का। हुआ ये कि 70s के दशक में उनका एक जैकपॉट लगा था, लॉटरी का नाम मिला था। 46 लाख का एक इनकम टैक्स फ्री जैकपॉट घोड़े की दौड़ में उन्हें मिला था। और ये मे बी आई थिंक राजेंद्र कृष्ण साहब की किस्मत थी जिन्होंने उस दौर का सबसे अमीर लेखक उन्हें बना दिया था। राजेंद्र कृष्ण ने फिल्मों के लिए हजारों गीत लिखे हैं, करीब 100 से भी ज़्यादा फिल्मों की कहानी, डायलॉग्स और बहुत कुछ लिखा है। लेकिन इसके बावजूद इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बड़ी ग्राउंडेड थी। दिल से ये एक वैसे ही इंसान थे जो इंसान 100 रुपये लेके शिमला से एक ट्रेन में मुंबई आया था और एक से बढ़कर एक गाने दिए थे। इनका एक गीत है जिस गीत के लिए इनको अवार्ड भी मिला था। उस गाने के बारे में कहा जाता है कि ये जो एक रिश्ता होता है ना हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उस रिश्ते की जो डिपिक्शन है, उस रिश्ते को उससे अच्छा शायद ही कहीं कभी किसी गीत में मिला हो। इस गीत के लिए इन्हें अवार्ड भी मिला था। लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया और गाना क्या है आप खुद ही सुनिए। कोई मेरी आँखों
कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं। पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं। पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पुराने समय से लेकर एक चलन है। चलन ये है कि वहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं उनकी अपनी एक टीम हुआ करती है। राजेंद्र कृष्ण ने
कभी किसी पर्टिकुलर किसी एक टीम या किसी एक खेमे के साथ काम नहीं किया, बल्कि बड़ा फ्रीलांसिंग ही काम करते थे। उनका कोई भी ऐसा टीम कभी नहीं बना। और हालांकि ज़्यादातर उनका काम जो था, इनके बहुत ही करीबी दोस्त थे इनके मदन मोहन जी, उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी म्यूज़िक कंपोजर की जो जनरेशन है 40s से लेकर और मे बी 80s तक, उन सभी के साथ इन्होंने काम किया, जिसमें हुसैन लाल, भगत राम, श्याम सुंदर, अनिल बिस्वास, सी रामचंद्र, और उसके बाद 50s में हेमंत कुमार, मदन मोहन, एस डी बर्मन, चित्रगुप्त, रविशंकर, जयकिशन, सलिल चौधरी, कल्याण जी आनंद जी, आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ इन्होंने काम किया। बीते ज़माने की एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है साधना, उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी हुआ करता था, उन्होंने भी काफ़ी फिल्में बनाई हैं। वो कहती हैं कि इनके जो गाने हैं वो बड़े कमाल के गाने हैं, और ज़्यादातर इनके गाने जो थे वो कुछ ही मिनटों में लिखे हुए गाने थे। इनके गानों की ख़ास बात ये होती थी कि बहुत ही सिंपल, साधारण और दिलों को छूने वाले गीत होते थे। और इनके बारे में उन्होंने ये भी कहा था कि कभी ये मीडिया से या जर्नलिस्ट से अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखवाते थे, दूर ही रहते थे। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स और जो कुछ भी थे इनके आसपास आते थे, लेकिन ये अपने प्रोफाइल को हमेशा कभी इन्होंने बढ़ा चढ़ा के कभी नहीं कहा। और यही नहीं, बल्कि अपनी जो इनकी राइटिंग थी उसके बारे में इन्होंने एक तो अपनी परवरिश की तरफ बड़ा हमेशा क्रेडिट देते थे, जो हिंदी और उर्दू का जो लैंग्वेज पे उनका कंट्रोल था। कहते हैं कि बचपन में जब ये छोटे थे ना, 4-5 साल के, तो किताब के बीच में उस ज़माने के रसाले और मैगज़ीन लेके ये पढ़ा करते थे। पिताजी या बड़े भाई सोचते थे कि अपनी ये 5वीं क्लास की 6ठी क्लास की किताब पढ़ रहा है, लेकिन किताब के बीच छुपा के ये कुछ और ही कविताएं और उस ज़माने के मशहूर जो राइटर थे उनकी बातें पढ़ा करते थे, और जो बाद में इनकी ज़िंदगी में बड़ा काम आई। सिंप्लिसिटी जो इनके गानों में थी, उसके लिए वो क्रेडिट देते हैं मद्रास को, चेन्नई को। इन्हें जो है अपने पीक समय पे किंग ऑफ मद्रास भी कहा जाता था। अच्छा, आपको जान के हैरानी होगी कि बड़ी कमाल की ये तमिल बोल लेते थे। 18 तमिल फिल्मों की इन्होंने कहानी लिखी है, पटकथा लिखी है, और बहुत सारी फिल्में जो कि साउथ इंडियन फिल्में हिंदी में बनी है, उन फिल्मों की कहानी भी इन्होंने लिखी थी। तो कहते थे कि इनकी फिल्मों में और गानों में जो सिंप्लिसिटी थी, एक्चुअल में ये इनका मद्रास का इन्फ्लुएंस था। मद्रास में जब भी ये लिखते थे कुछ, तो वहाँ पे एक कंपल्शन था। कंपल्शन ये था कि आप जो भी लिखे बड़ा साधारण हो, बड़ा सिंपल हो, और ये अप्रोच उन्होंने अपने गानों में भी लेके आई थी। इसके साथ साथ इनके सेंस ऑफ ह्यूमर की भी बड़ी ज़बरदस्त बातचीत और तारीफ होती है। ये फ्रीलांसिंग करते थे, जिसकी वजह से इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, उस ज़माने के जो कमेडियन थे वो ये कहते थे कि यार हमें जो है वो डायलॉग आप राजेंद्र कृष्ण से लिखवाएं। और उस ज़माने के अगर कमेडियन की हम बातचीत करते हैं, बहुत जाने माने कमेडियन भगवान, क्या ज़बरदस्त उनके गाने हैं। महमूद, IS जौहर, ये जो बड़े बड़े कलाकार थे, कहते थे कि नहीं, हमें राजेंद्र कृष्ण से डायलॉग आप लिखवाइए। और अगर इनके मस्त गानों की हम बातचीत करते हैं, तो भगवान से लेकर और शम्मी कपूर से लेकर इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन तक इन्होंने बड़े कमाल के गाने लिखे हैं। आइए एक गीत जो कि शम्मी कपूर पे फिल्माया गया है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो
हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम, हर जन्म मैं तुझे अपना माना सनम। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक शो में दोस्तों आज हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही महान लेखक जिसके बारे में शायद हमें पता ही नहीं था। मे भी बहुत सारे साथी हम उनका नाम भी नहीं जानते हैं। चेहरा तो छोड़िए, पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तस्वीर हमने बहुत कम देखी है, लेकिन शायद उनका नाम भी नहीं सुना। लेकिन उनके जब काम की बातचीत होती है तो 40 का दशक हो, 50 का दशक हो, 60 का दशक हो, 70 का हो, इवन 80 का हो, अपने अंतिम समय तक बड़ा कमाल का वो लिखते रहे हैं। तो जब उनके गीतों के बारे में हम बातचीत करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि यार ये गाने उन्होंने लिखे थे। कहाँ से लेकर शुरुआत करते हैं। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, बड़ी बहन का वो गाना। अच्छा, बड़ी बहन में इनके गीत इतने मशहूर हुए थे कि प्रोड्यूसर ने उन्हें एक कार भी प्राइज के रूप में दी थी। गाना है गोरे गोरे और बांके छोरे कभी मेरी गली आया करो, फिल्म समाधि का। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, या फिर शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। एक और गाना इना मीना डी का, आपने सुना होगा गाना अपलम चपलम, क्या जबरदस्त गाना था। मन डोले मेरा तन डोले, या फिर ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, चल उड़ जा रे पंछी, अब देश हुआ बेगाना। 40s और 50s में बड़े कमाल के गाने, वो भूली दास्तान, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, या फिर एक और गाना था बड़ा मशहूर हुआ गोवंदा आला रे, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। इसके साथ साथ अगर हम 70s की बातचीत करते हैं, देखिएगा सुख के सब साथी दुख में ना कोई,
या फिर ओ मेरे राजा, जॉनी मीरा नाम का वो गाना। एक और ज्वार भाटा का बड़ा मस्त गाना था, और दाल रोटी खाओ प्रभु के गिन गाओ ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास तुम रहती हो, या फिर रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, या बॉम्बे टू गोवा का गाना जो बड़ा मशहूर गाना है, देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी कलेजे पे जान। और इवन 80 में आते आते भी इन्होंने सिलसिला में जो गाना है आपने सुना होगा, पहली पहली बार देखा ऐसा जलवा, या फिर मर्द का एक गाना है सुन रुबिया तुमसे प्यार हो गया, ये भी राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखे हैं। सो एक से बढ़कर एक उनके गीत है, और एक गीत मैंने आपको ज़रूर सुनाना है क्योंकि स्टूडियो की घड़ी बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ रही है। अगर मैंने ये गीत नहीं सुनाया तो राजेंद्र कृष्ण साहब का ये शो, ये बातचीत अधूरी रह जाएगी। आइए दोस्तों सुनते हैं वो गीत जो आई एम श्योर कि हम सभी ने इस गीत को सुना होगा, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। जा अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली, जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। है वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले, किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। राजेंद्र कृष्ण साहब ने जब से मुंबई में अपनी कलम से लिखना शुरू किया और अपने आखिरी दिनों तक वो काम में बड़े बड़े मशगूल रहे, उन्हें लगातार काम मिलता रहा और काम करते रहे, काम भी ऐसा जो दिलों में बस जाए और हम याद भी करना चाहें तो बरबस वो याद आ जाए। उनकी आखिरी फिल्म थी आग का दरिया, जिसके लिए वो गीत लिख रहे थे। ये फिल्म उनकी मृत्यु के 2 साल बाद लगभग 1990 में रिलीज हुई थी। राजेंद्र कृष्ण साहब का निधन 23 सितंबर 1987 मुंबई में हुआ। आज राजेंद्र कृष्ण हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे भीतर कहीं गहरे बसे हैं, हमारे दिमाग की दीवारों में रचे हैं, हमारी भाषा में घुले हैं और हमारी अभिव्यक्ति में मिले हैं। ये अलग बात है कि हम इस सच को नहीं जानते, हम इस सच से अनजान हैं, लेकिन राजेंद्र कृष्ण अपने गीतों के साथ हमेशा के लिए बॉलीवुड इतिहास में तो अपना नाम कर ही गए, लेकिन जो संगीत के चाहने वाले हैं हमेशा उनके दिलों में रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वो समय आ गया जब हम लेंगे आपसे अलविदा, और इस वादे के साथ कि फिर किसी दिन आपको लिए चलेंगे इन पुरानी गलियों में
और रेडियो क्लासिक में आपकी मुलाकात, आपकी बातचीत किसी और शायर से, किसी और गायक से, किसी और एक्टर से करेंगे और कुछ भूली हुई बातों को याद करेंगे। राजेंद्र कृष्ण साहब के तो यूं तो हज़ारों गाने हैं, एक से बढ़कर एक गाने हैं। अवार्ड की अगर बातचीत करते हैं तो सिर्फ एक ही अवार्ड उन्हें मिला था और वो मिला था फिल्म 1965 में फिल्म खानदान के लिए गाना था तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इनके गीत जो है वो अवार्ड से बहुत आगे हैं, एक से बढ़कर एक गाने हैं। और ऐसा ही एक गीत मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसी हो तो पिलाते हो क्यों। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसी हो तो पिलाते हो क्यों। और हम जो पूछे सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो क्यों। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। ओ, अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो नाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। समझे ना अब तक मोहब्बत है क्या, आओ तुम्हें ये भी समझा दूं जरा। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात